नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2023 की तैयारी चल रही है। उसमें जो है हम लोग घटना चक्र की टो सीरीज से जीएस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो यह जो है 16वां सेट आप लोगों के बीच में लेके उपलब्ध हुए हैं। आपके कितने सही होते हैं 50 में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 50 प्रश्न जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है विथ मैप और ट्रिक, और जो भी ग्राफ और टेबल की ज़रूरत पड़ी है वो यहाँ पे लगा के सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आप लोग यूथ का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। और हाँ साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जल्द ही 1-2 दिन के बीच में आप लोगों के पास जो है मैराथन की क्लास पहुंच जाएगी। मैराथन मतलब जीएस का कंपाइल करके एक पब्लिकेशन की बुक का जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, लगभग 500 प्रश्नों का एक कंपाइलेशन आप लोगों के बीच में पहुंचेगा, जिसे आप फटाफट रिवाइज करके अपना जो है स्कोर और अपने आत्मबल को बढ़ा सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? किसके समय में? कनिष्क प्रथम। देखिए, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के समय चरक रहते थे। आयुर्वेद के विज्ञान जो थे चरक थे। अच्छा, आप लोग जानते होंगे चरक संहिता के बारे में आप लोग जानते होंगे। यही पहली पुस्तक थी भारत की जिसमें जो है मेडिकल क्षेत्र के लिए, जिसे रामबाण आप समझ सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई थी कि कैसे कैसे उपयोग किया जाए, जड़ी बूटियों का या दवाइयों का प्रयोग किया जाए। तो ये चरक संहिता से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? मथुरा कला स्कूल, देखिए आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, काफ़ी टफ माना जाता है क्योंकि सिलेबस काफ़ी वार्ड है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, और आता बहुत 1-2 प्रश्न ही है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हम लोग जान लिया करेंगे प्रश्न के दौरान। तो देखिए, मथुरा कला जो है स्कूल, ये अपने शिखर पे कब था? तो ये कुषाण काल जो चल रहा था उस समय जो है मथुरा कला अपने एकदम चरम उत्कर्ष पे था। इसमें होता क्या था कि बुद्ध की जो मूर्ति रहती थी उसके ऊपर वस्त्रों का जो आवरण है वो उस समय डिजाइन किया जाने लगा था। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? दरबारी संगीतज्ञ के रूप में देखिए, अकबर जो है, अकबर के दरबारी जो संगीतज्ञ थे वो मियाँ तानसेन थे। अच्छा, आपको पता होगा अकबर जो है 9 रत्न, टोटल 9 रत्न के नाम से 9 लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखता था अपने दरबार में। वो एक एक चीज़ के विद्वान रहते थे अपनी जगह। अब यहाँ रही बात तानसेन के, तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे, ये कई बार परीक्षाओं में आया भी है, इसलिए आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखें। और प्लस एक चीज़ और पूछा जाता है तानसेन के बारे में कि इनका मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। कहाँ? ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? मुगल सम्राट कौन ऐसा था जो अनपढ़ था, पढ़ाई लिखाई नहीं किया था? तो देखिए, मुगल सम्राट जो है अकबर अनपढ़ था, ये पढ़ाई लिखाई नहीं किया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब हुमायूं का शासनकाल आता है उसी समय हुमायूं के शासनकाल में शेरशाह अटैक कर देता है। शेरशाह सूरी का आक्रमण आप लोग पढ़े ही होंगे। शेरशाह सूरी का जो है बिलग्राम का युद्ध और जो है कन्नौज का युद्ध, ये संग्राम होते हैं जिसकी वजह से हुमायूं जो है कभी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, उसे छोड़ के भागना पड़ा और जगह जगह भटकते हुए, ऐसे ही जन्म ही हुआ था अकबर का भटकते समय ही, तो उसकी शिक्षा जो है नहीं हो पाई थी। चलिए नेक्स्ट है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो महत्वपूर्ण फैक्ट तो पहला ये है कि थॉमस रो जो है वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। अब वो किस किले में आके मिला था, ये प्रश्न है। तो वो आके कहाँ मिला था? तो अजमेर के किले में आके मिला था। अच्छा, थॉमस रो जो है यह कौन रहता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य के जो जेम्स प्रथम रहते हैं, जेम्स प्रथम का ये राजदूत रहता है, थॉमस रो। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था, यह कौन थे?
देखिए 1857 की क्रांति को कार्ल मार्क्स ने विद्रोह न करके जन क्रांति कहा था, जन क्रांति। उसके बाद देखिए जॉन लॉरेंस और भारत के सैयद अहमद खां जो थे, ये दोनों लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था, ये दोनों लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते थे। और जबकि आरसी मजूमदार, काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कथन रहता है, कई बार परीक्षाओं में सीधा कथन ही आया है इनका। आरसी मजूमदार ने कहा था तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला और न राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होती है आरसी मजूमदार जी का, इनका भी कई बार जिक्र आया है। इसका सही जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट है पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो पल्ली आंदोलन जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित है। और तमिलनाडु में असल में हुआ क्या था, तो 1871 में कुछ जो निम्न जाति के लोग थे वो अपने आप को बनिया कुल क्षत्रिय मानने लगे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हंटर आयोग का गठन कब होता है? तो हंटर आयोग का जो गठन है वो 1882 में होता है। अच्छा, इसका कार्य क्या था? तो प्राथमिक माध्यमिक जो शिक्षा प्रणाली थी उसका जो है अवलोकन करना था। कौन सी शिक्षा प्रणाली? जो वुड डिस्पैच आया था। कब आया था? 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच के पश्चात जो है शिक्षा में कितनी प्रगति हुई इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना था हंटर आयोग का। यह प्राथमिक माध्यमिक विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए बना था, लेकिन अधिक बल उसने किस पे दिया था? तो अधिक बल उसने प्राथमिक क्षेत्र पे, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पे दिया था कि जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा हो उस पर क्या क्या किया जाए। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा में कितने मनोनीत होते हैं? पीछे के टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा है 12 टोटल राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, 12 लोग ये किस किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये विज्ञान से हुए, विज्ञान, कला और विभिन्न प्रकार का जो क्षेत्र है, समाज सेवा जैसे साहित्य से समाहित किए जाते हैं। नेक्स्ट है उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध होना शुरू हो गया था। तो वह कौन थे? तो देखिए वह वीपी सिंह थे। कौन थे? वीपी सिंह। ये मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए इन्होंने बोला था कि हम उसे पूरे देश में लागू करेंगे, जिसके लिए काफ़ी देशव्यापी विरोध भी हुआ था। अच्छा, मंडल कमीशन ये रिलेटेड किससे था? बना कब था? तो मंडल कमीशन जो है 1979 में इसका गठन किया गया था और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है सरकारी सेवाओं में उसके ऊपर रिलेशन था इसका, ओबीसी आरक्षण। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? यह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 75(1) में सीधा यही जिक्र है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा करना आवश्यक होता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश बनना है तो आपको अगर किसी उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट की बात की जा रही है, हाई कोर्ट में आप अगर न्यायाधीश हैं तो कितने वर्षों तक न्यायाधीश रहेंगे? 5 वर्षों तक। 5 वर्षों तक आपको न्यायाधीश होना आवश्यक है। अगर न्यायाधीश नहीं है तो आप अगर अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता के रूप में आपको कम से कम 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए। चलिए नेक्स्ट है कौन सा पठार भारत के खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है? अर्थात इसे अगर अंग्रेजी में कहें तो हार्टलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार है। हम लोगों को पता है सबसे ज़्यादा खनिज चीज़ें जो है, सबसे समृद्ध क्षेत्र यही छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ हमें कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे विभिन्न चीज़ें पाई जाती हैं, मिलती हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। हम लोगों को पता है कि जो सदर्न क्षेत्र है भारत का, ये दक्कन ट्रैप जो है काली मिट्टी से काफ़ी समृद्ध है और
काली मिट्टी की वजह से ही इसे जो है कपासी क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छे से फलती फूलती है। चलिए नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश का, देखिए आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है, कृष्णा नदी के तट पर। और कृष्णा क्या है? दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट रिवर है, सेकंड हाईएस्ट। अच्छा, पहले नंबर पे कौन सी है? तो पहले नंबर पे जो है वो गोदावरी है। कौन सी? गोदावरी नदी दक्षिण भारत की पहले नंबर की जो है वो नदी है। चलिए नेक्स्ट है समुद्री जल का औसतन खारापन कितना होता है? समुद्री जल का, देखिए खारापन से जो है प्रश्न कई बार परीक्षाओं में बन रहे हैं। समुद्र का जल है, अच्छा खारापन निकाला कैसे जाता है? तो देखिए खारापन जो है वो 1000 ग्राम जो है ग्राम जल ले लिया जाएगा समुद्र का, उसके बाद उसमें परसेंटेज कितने ग्राम या कितनी मात्रा जो है वो लवण या नमक उसमें घुला है वही निकाला जाता है, उसी से पता किया जाता है। तो समुद्र जल का जो औसतन निकलता है, औसत निकाला जाता है, कहीं ज़्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा, तो जो औसत निकाला जाता है वो 3.5% है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, छोटा सा फैक्ट है, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो है वो वेनेजुएला में स्थित है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात या एंजल वाटरफॉल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इसके लिए हम लोग मैप देखते हैं। देखिए ये क्या है? ये है मैक्सिको की खाड़ी और ये अटलांटिक महासागर, दोनों को जोड़ने वाला जो कार्य है वो कौन कर रहा है? फ्लोरिडा जल संधि कर रहा है, फ्लोरिडा जल संधि। जल संधि का मतलब ये हुआ कि दो भूभाग को जोड़ने वाली जो संधि होती है, जो वाटर बॉडी होती है, उसे जल संधि कहा जाता है। तो ये कौन कर रहा है? मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ने का फ्लोरिडा है। यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका। और ये नीचे का जो क्षेत्र आएगा इसके बाद ये आएगा दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका। चलिए इस मैप को मैं यहीं बगल में लगा दे रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा टेलीग्राम से जब आप लोग PDF डाउनलोड करेंगे तब। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? फ्लोरिडा जल संधि। नेक्स्ट है वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है तो क्या कहलाती है? देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पैसों की आपूर्ति जो है वो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जा रही है। अर्थात क्या हो रहा है? पैसा जो है पैसा ज़्यादा हो रहा है और वस्तु और सेवाएं जो है वो कम हो रही हैं। तो जब वस्तु और सेवाएं कम होंगी, पैसा सबके पास ज़्यादा होगा, तो किसी एक वस्तु के लिए लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोला जाता है, अर्थात महंगाई बढ़ेगी। कुछ हद तक ये चीज़ें ठीक होती हैं, अगर स्तर ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेता है, जिसकी वजह से महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है बिटकॉइन का है। बिटकॉइन काफ़ी दिनों से चर्चा में था, पहले से ही है। तो बिटकॉइन जो है वो डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा का एक रूप है, एक ऑनलाइन जिसे डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी है। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा जो है, केंद्रीय बैंक जो है, कोई भी केंद्रीय बैंक इसे संचालित नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कब तक चल रही है, कब बंद हो जाएगी, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कोई इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन एक डिजिटल मुद्रा है बिटकॉइन। चलिए नेक्स्ट है अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन, देखिए पीछे के टेस्ट में भी हम लोगों ने देखा है अवमूल्यन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके पैसे की वैल्यू, मान लीजिए भारत का रुपया है, रुपए की अब अभी अगर इस समय डॉलर में देखा जाए तो डॉलर में लगभग 80 से 82 रुपये चल रहा है। एक डॉलर का वैल्यू जो है वो लगभग 80 से 82 रुपये चल रहा है। अब होता क्या है कि अवमूल्यन में कि अगर आपके देश से आयात जो है वो कम होता है, निर्यात ज़्यादा होता है, मतलब हमारे देश से वस्तुएं ज़्यादा बाहर जाती हैं, आयात कम होता है, तो हम पैसे का जो है वो अपने अवमूल्यन कर देंगे, पैसे की वैल्यू और गिरा देंगे।
तो पैसे की वैल्यू और गिराने से क्या होगा, वस्तुएं दूसरे मार्केट में, हमारी वस्तुएं जो है हमारे देश की, वो और सस्ती लगने लगेंगी, जिसकी वजह से उसकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो जबकि अगर हम किसी वस्तु को आयात करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा लगने लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा किसको करता है, अवमूल्यन। अवमूल्यन सबसे ज़्यादा फायदा उनको करता है जिसके यहाँ से निर्यात ज़्यादा होता है, अर्थात वो वस्तुएं दुनिया को ज़्यादा बेचते हैं, अपने यहाँ कम मंगाते हैं, जबकि भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। तो ये सबसे अच्छा देश इस समय ऐसा कौन कर रहा है, तो ये चाइना कर रहा है। चाइना के आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, आयात उनके यहाँ बहुत कम है, इसीलिए वो अवमूल्यन कई बार कर चुके हैं। ये काफ़ी घातक भी होता है, कई बार जो है फायदेमंद भी होता है। तो इसका सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना जो है अवमूल्यन कहलाता है। देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था। देखिए जब उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। इसके पहले जो है वो आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसी की मतलब 1 अप्रैल 1937 के डेट के बाद से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। संयुक्त प्रांत, अच्छा संयुक्त प्रांत के नाम से ये जाना जाने लगा, लेकिन जब आज़ादी मिली तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तभी देखिए इस समय जो है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप लोग इसे याद रखिए, महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। देखिए आप लोग एक इमेज देखिए, ये है चरकुला नृत्य। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना बैलेंस वाला ये नृत्य है। और यह कहाँ होता है, तो ये मथुरा में होता है। कहाँ, मथुरा में आयोजित होता है। महिलाएं देखिए लगभग 7 कलश रखती हैं अपने सर पे घड़े के रूप में, और इसमें जो है 108 तेल से भरे हुए दिए रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 108 दिए समाहित किए जाते हैं, और 108 दियों को बैलेंस करके तब ये नृत्य किया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, तो आप लोग इसे याद रखिए, इसे ही कहते हैं चरकुला नृत्य। कौन से क्षेत्र से समाहित है, मथुरा जिला, अर्थात कहाँ से हुआ, तो ये ब्रजभूमि से हुआ। ब्रज क्षेत्र जो है वहाँ से जुड़ा हुआ है चरकुला नृत्य। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। इसमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं, एक नहीं है, वह कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्या है, रामलीला। पहला क्या है, रामलीला। रामलीला देखिए उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में खेला जाता है। उसके बाद फिर रासलीला। रासलीला जो है ये ब्रज क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जबकि अहिर नृत्य ये कहाँ का है, तो ये बुंदेलखंड, यह बुंदेलखंड का जो है नृत्य है। जबकि गिद्ध नृत्य जो है, ये हम लोगों का सही जवाब बनेगा गिद्ध नृत्य। यह उत्तर प्रदेश से न अवस्थित होकर ये कहाँ से है, ये पंजाब का है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष जो है बटेश्वर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो ये आगरा में लगता है। और बटेश्वर मेला है क्या, तो यह जो है एक पशु मेला है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है, कहाँ लगता है, गढ़ मुक्तेश्वर में लगता है। अच्छा गढ़ मुक्तेश्वर है कहाँ पे, तो यह हापुड़ में अवस्थित है। कहाँ, हापुड़ में अवस्थित है। कब लगता है, तो ये मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन कीजिए। एक तरफ जिला दिए गए हैं, एक तरफ उनके मुख्यालय। देखिए अमेठी का मुख्यालय जो है वो गौरीगंज में सही है। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज यह भी सही है। कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना, यह भी सही है। जबकि कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो वैशाली नहीं है। वैशाली न होके कहाँ पे है, तो ये मंझनपुर में है। कहाँ, मंझनपुर में कौशाम्बी का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना था, कितने प्रतिशत वृद्धि की दर से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, परीक्षाओं में कई बार आ भी चुका है। तो ये जो वृद्धि प्रतिशत है वो 20.2
2-3% है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान रखें। अच्छा, एक और फैक्ट यहाँ पूछा जाता है, 2011 की जनगणना जो है वो कौन से नंबर की जनगणना थी? ये 15वीं थी, आप लोग याद रखिए, ताकि आपको ये याद रहे कि 2021 वाली जब होगी, 2021 वाली, तो वो 16वीं होगी। नेक्स्ट है पर्दे पर उत्तल लेंस। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर उत्तल लेंस के ऊपरी भाग, मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, इसका ऊपरी भाग जो है वो पेपर या किसी और कागज से जो अपारदर्शी है उससे ढक दिया जाएगा, तो वस्तु की जो छवि है वो पूर्ण बनेगी, पूरी छवि प्राप्त होगी, परंतु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जो लेंस है, लेंस के लंबे भाग पे जो है वो आवरण पड़े होने की वजह से रिफ्लेक्शन कम होगा। और जो छवि पूरी बनती है वो इसलिए बनती है क्योंकि जो उसका परावर्तन होता है प्रकाश का, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट करके भेजती है। इस प्रकार जो हम लोगों का इसका सही आंसर बनेगा वो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, और परंतु इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक सोनोरस पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, ध्वनिक पदार्थ किसे कहते हैं? ध्वनिक पदार्थ ऐसी धातुओं कहते हैं, ऐसी चीज़ों को जो पीटने के बाद जिनसे आवाज़ आती है। तो पीटने के बाद देखिए, लकड़ी से उतनी आवाज़ नहीं आएगी, एक वाइब्रेशन नहीं होता, पीटने के बाद वाइब्रेशन की गूंज आती है, ये लोहे से आएगी, लोहे से आती है, तो इसे ही ध्वनिक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइट्रियम निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटियम को, ड्यूटेरियम को और टाइट्रियम को। देखिए, इन तीनों को जो है वो आइसोटोप की श्रेणी में रखा जाता है। आइसोटोप जिसका हिंदी जो है वो होता है समस्थानिक, समस्थानिक। अच्छा, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसकी परमाणु संख्या जो है वो समान हो, परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न होता है, उसे ही आइसोटोप के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? संगमरमर में क्या पाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, संगमरमर में जो है कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। अर्थात पूछा जा रहा है कौन सा रोग है ये? तो यह कौन सी बीमारी है? यह जो है पेलाग्रा है, पेलाग्रा बीमारी महत्वपूर्ण है। आप लोग सिम्टम भी ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, पेलाग्रा जो है किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आइए सभी विटामिन को एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आए तो गलत ना हो। आप लोग इसे याद करने का पूरा प्रयास करिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में बार बार यहाँ से प्रश्न बनाए जा रहे हैं। देखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, B1 को जो है थायमिन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, जो भी प्रश्न में पूछा गया है। B3 को जो है निकोटिनामाइड कहा जाता है, B5 को पैंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, B7 को बायोटीन कहा जाता है। उसके बाद B11 को जो है वो फॉलिक एसिड कहा जाता है, जबकि विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफेराल, विटामिन ई को टोकोफेराल और विटामिन के को फेलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है सभी विटामिन, आप लोग याद रखिए, इनके रासायनिक नाम बार बार परीक्षाओं में ये पूछे जा रहे हैं। आप लोग जब टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को ये आसानी से मिल जाए, इसके लिए हम इसको यहीं साइड में आपके लगा दे रहे हैं। आप लोग इसे डाउनलोड करके एक बार फिर से पूरी लिस्टिंग याद करने का पूरा प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए
अब हम लोगों का जो प्रश्न था उसे देखते हैं। क्या था? विटामिन B2। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है विटामिन B2 को। अच्छा, रेटिनाल, रेटिनाल किसे कहा जाता है? विटामिन A को। और उसके बाद थायमिन जो है ये विटामिन B1 को, और जो है एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन C को कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का जो है सभापतित्व किया गया था? अर्थात पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो वो सिर्फ एक बार रहे हैं। कब रहे हैं? तो 1924 में बेलगाम का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद रखिए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की जो है थीम क्या थी? थीम जो है वो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो थीम थी। महत्वपूर्ण थीम है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? यह अवार्ड जो है वो PR श्रीजेश को दिया गया है। यह कौन है? तो भारतीय जो है पुरुष हॉकी टीम, पुरुष का जो है हॉकी टीम, हम लोगों की हॉकी टीम के जो है ये गोलकीपर हैं, गोलकीपर। चलिए, नेक्स्ट है जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का प्रमुख जो है, NIA प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया? किसे? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ये ऐसी नियुक्तियां काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ये दिनकर गुप्ता को जो है NIA प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन जो है वह पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? जोरहाट में की गई है। ये कहाँ पे अवस्थित है? असम में, जोरहाट असम में। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा कि लिख के आप लोग रखिए, ये जरूर प्रश्न आएगा। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जा रही है? तो ये है वाराणसी में। अच्छा, कौन से स्किल सिखाए जाएंगे? जैसे घर का पेंटिंग करना, फर्नीचर की वस्तुएं बनाना जैसी चीज़ें स्किल की जाएंगी, प्लस उनको लैंग्वेज की का भी दिया जाएगा ज्ञान। इनको भेजा कहाँ जाएगा? जो जाने के जो इच्छुक हैं UAE में, UAE प्लस आप समझिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जो जाने वाले हैं उन लोगों को एक स्किल देके तब भेजा जाएगा कि आप वहाँ पे जाके रोजगार अपना कीजिए। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन भारतीय प्रेस परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष? भारतीय प्रेस परिषद की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। ये कौन है? तो ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। ये पहले भी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय की जो है वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनकी भी नियुक्ति आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है यह किसे सम्मानित किया गया था? कई बार ये कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है प्रश्न ये, और ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस देश ने पुरुषों के बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। और इसमें देखिए महिलाओं में जो बैडमिंटन का होता है उसे क्या बोलते हैं? तो वो उबेर कप होता है, उबेर कप। अच्छा, उबेर कप कौन जीता था? तो ये दक्षिण कोरिया जीती थी, दक्षिण कोरिया। और यह जो है ये भारत जीता है, भारत। अच्छा, जब भारत जीता तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता इंडोनेशिया रहा है, उप विजेता। तो पुरुषों में जो है वो भारत जीता है, इंडोनेशिया उप विजेता रहा है। महिलाओं का उबेर कप होता है जो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? अर्थात सबसे ज़्यादा जैव विविधता कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ अवस्थित है? तो नीचे पश्चिम की साइड में लगा हुआ ये पूरा घाट जो है ये पश्चिमी घाट है। और यहाँ पे जो है जैव विविधता बहुत अच्छी समृद्ध विरासत के रूप में हम लोगों के देश में पाई जाती है, जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आदि पाए जाते हैं।
अच्छा, एक फैक्ट आप लोग जरूर ध्यान रखिए, जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र हमेशा वैसे ही क्षेत्र में मिलेगा जहां वर्षा बहुत अत्यधिक हो। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़े से क्षेत्र में वर्षा काफ़ी अधिक होती है पश्चिमी घाट में, तो उसकी वजह से पेड़ पौधों से लेकर सभी जीव जंतुओं के लिए सुचारू रूप से रहने के लिए एक एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है। पश्चिमी घाट और जो है पूर्वी हिमालय, इस क्षेत्र में जो है जैव विविधता पाई जाती है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो सुंडालैंड अर्थात जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह माना जाता है, यहाँ पे भी जैव विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। नेक्स्ट है ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत का संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन जो है संरक्षण दिवस। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो 16 सितंबर जो है 1987 को मॉन्ट्रियल जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसी दिन लागू हुआ था। इसी दिन से जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार साथियों, हम लोगों का आज का टेस्ट पेपर जो है वो कंप्लीट हुआ। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।